नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि सोना मत खरीदिए। उसके बाद सोने के दाम भी गिरे और इस समय सोने और चांदी दोनों पर दबाव बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि अप्रैल और जून की तिमाही के बीच ग्राहकों ने अपने घरों में रखा हुआ करीब 50 टन सोना, पुराना सोना बेच दिया। ये पिछले साल की तुलना में इस साल इस अवधि में करीब करीब 43% ज्यादा बताया जा रहा है। क्या है इसके मायने? क्या लोग नया सोना खरीदना बंद कर चुके हैं, या फिर सोने के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, या फिर लोगों पर महंगाई का दबाव इस कदर है कि वो अब अपने घर का पुराना सोना बेच रहे हैं? इन्हीं इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और समझते हैं वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोली जी से। शरद सर, नमस्कार। शरद सर, आपका ऑडियो बंद है। जी। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद और सर। आपके सीधा। जी। जी जी जी। जी। सर, मैं यही पूछ रहा था कि इस खबर को किस तरीके से देखा जाए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कह रही है कि अप्रैल से जून तिमाही के बीच ग्राहकों ने करीब 50 टन पुराना सोना बेचा है। और ये पिछले साल की इसी तिमाही की अगर हम तुलना करें तो करीब करीब 43% ज्यादा है। दो मुख्यतः इसके कारण हैं विक्रांत, जिस वजह से इब्जा बोलते हैं इसको, इंडियन हाँ। बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, IBJA जो है। एक तो मोदी जी की अपील थी कि आप सोना मत खरीदिए। और ये देखते हुए कि भारतीय घरों में 30,000 टन सोना रखा हुआ है, कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अब तो इसको ज्यादातर एजेंसी से इस बात को मानने लगी हैं, हालांकि किसी ने जाके ना तो तोला है ना गिना है। हाँ। पर फिर भी अभी ऐसा माना जा रहा है कि इतना इतना सोना लगभग लगभग है। तो उसको देखते हुए पहले मोदी जी की अपील थी, और प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े, देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो जब कुछ कहते हैं तो लोग उसको मानते हैं। पहला कारण वो रहा। दूसरा कारण एक और रहा, वो रहा सोने की गिरती हुई कीमतें। हम्म। क्योंकि होता क्या है कि जैसा मैंने कहा, ज्यादातर लोग करते हैं कि जब चढ़ रही होती है एसेट क्लास तो उसमें एंटर करते हैं, जब गिर रही होती है तो पैनिक होके उसको बेचते हैं। तो कुछ पैनिक सेलिंग है इसमें। और जिन लोगों के घर में शादियां हैं, जुलाई नवंबर दिसंबर के बीच में जो सीजन आ रहा है शादी का, उनको जेवरात बनवाने थे, उन्होंने अपना पुराना सोना निकाला, मेल्ट एंड मेक करके वहां पर। इसमें देखिए, ये आंकड़े में थोड़ी सच्चाई आधी भी है। आदि ये है कि उन्होंने ये तो बताया कि इतना सोना, 50 टन सोना बेचा, पर ये नहीं बताया कि उस सोने को वापस खरीदा भी है। हाँ। इसमें से ज्यादातर लोगों ने इनकैश नहीं कराया है। हाँ। इसमें से नई ज्वेलरी बनी है, ये ज्वेलर्स ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। हाँ। मैंने कल अपने ऑफिशियल चैनल शरद कोहली ऑफिशियल पे ये वीडियो डाला है, और मैं आपके सब्सक्राइबर से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको भी सब्सक्राइब करें। हाँ। उसमें मैंने बोला है कि ये जो है मेल्ट एंड मेक जिसको हम कहते हैं, जरूरी नहीं लोगों ने इसको कैश घर लेके गए हैं। तो आपकी जो तीसरी वाली बात थी कि क्या महंगाई को देखते हुए लोगों को अब सोना बेचना पड़ रहा है, हाँ। बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे लोगों की होगी जो महंगाई की वजह से, आलू टमाटर सब्जी और फल के भाव बढ़ गए, घी तेल, आलू घी तेल शैम्पू साबुन के बढ़ गए, तो सोना सोना बेच के करें, वो चांस अभी कम है। इतनी बुरी हालत अभी भारत में नहीं हुई है कि आपको अपनी ग्रोसरीज और अपने खाने पीने की चीजें सोना बेच के लेने लग जाए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पर मुख्यतः दो कारण, प्रधानमंत्री जी की अपील और दूसरा गिरते हुए भाव से पैनिक आया। लोगों को लगने लगा कि अब ये 1,40,000 रुपए से नीचे जाएगा, 1,20,000 तक चला जाएगा। उन्होंने कहा इससे पहले कि, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे सोशल हाँ। मीडिया पे 1,20,000 चला जाएगा, हम्म। तो उनको लगा कि भाई ये तो मामला जो है, हालांकि मैं उसमें ये कहना चाहूंगा विक्रांत, कि जिन्होंने 1,40,000 के आसपास बेचा है, हाँ। तो उन्होंने 1,80,000 के आसपास क्यों नहीं बेचा? हाँ। ये मेरा सवाल उठता है। तो ये जो मैं जिस माइंडसेट और जिस इन्वेस्टर फिलॉसफी की मैं बात करता हूँ, कि लोग गिरते में बेचते हैं और चढ़ते में खरीदते हैं। अब जो मैं थ्योरी मानता हूँ, हाँ। जो वॉरेन बुफे की थ्योरी है, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ कि गिरते में आप खरीदिए, चढ़ते में आप बेचिए। अगर आप चढ़ते में बेच रहे होते हाँ। तो आप 1,80,000 पे बेच देते, बिल्कुल, एक और अस्सी। 1,80,000 पे हाँ। 1,80,82 पे आप बेचते। अब आपने 1,40 पर बेचा। खैर, आई एम श्योर जिन्होंने बेचा है उन्होंने बहुत सस्ता लिया हुआ होगा, ये भी मैं मानता हूँ। हाँ। किसी ने 80,000, किसी ने 50,000, किसी ने 55,000, किसी ने 1,00,000। मुझे उम्मीद है कि घाटे पे बेचने वाले लोग बहुत कम होंगे। खासकर जिन्होंने ज्वेलरी बनवाई है, वो तो मेल्ट एंड मेक में पुरानी ज्वेलरी निकाल के लाए होंगे, जो कि बहुत पहले से खरीदी हुई पड़ी होगी।
हाँ। 50,000 से भी कम पे खरीदी। और अगर पुश्तैनी ज्वेलरी है तो ऐसा भी जमाना सुनने में आता है, घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमने हमने 100 रुपए का 10 ग्राम भी देखा हुआ है, हमने 1000 रुपए का 10 ग्राम भी देखा हुआ है। तो आपको ऐसे भी बहुत सारे घरों में किस्से जहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं वहां सुनने को मिलते होंगे। तो दो कारण रहे इसको करने के। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि ये जो सोना घरों में पड़ा हुआ है हाँ। ये अनप्रोडक्टिव है। निवेश तो ठीक है, आपने निवेश की दृष्टि से रखा हुआ है, जैसे मैं बोलता हूँ 2 से 5 साल तक इसको रखिए, उस दृष्टि से ठीक है। पर ये लेजी सोना है ना, ये इनएक्टिव एसेट क्लास है। मतलब इसमें ना तो आपको कोई ब्याज मिल रहा है, ना आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, बस रखा हुआ है वहां पर। और उल्टा जो पुराने सेट्स पड़े हैं उनको उनका आउट ऑफ फैशन भी होते जा रहे हैं, वो ये भी तो सच है। हाँ, पर कैपिटल एप्रिसिएशन को हम ना भूलें, जिस कारण से रखा हुआ है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनकी कीमत भी आगे बढ़ती है। तो कीमत बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, और इसमें रेगुलर रिटर्न भले ही ना आए पर कैपिटल एप्रिसिएशन सोने में साल ब साल जरूर देखने को मिला है। पिछले एक दशक को हम उठा के देखें तो लगातार इसमें तो एक तरह से इसको हम एक नोशनल वैल्यू कहते हैं। नोशनल वैल्यू आपकी बढ़ती रहती है, जब आप उसको इनकैश कराते हैं तो वो रियल वैल्यू बन जाती है। बिल्कुल। तो अच्छी हेल्दी डेवलपमेंट है, सोना निकल के आना चाहिए। और आपने बेचा है या इसकी दूसरी ज्वेलरी बनाई है, दोनों ही तरीके से मैं ये उम्मीद करता हूं विक्रांत, आपके सारे फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स से, कि उनको दोनों ही तरीके से उनको घाटा नहीं हुआ होगा। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। सर मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी जानता हूं, आप तो उससे ज्यादा जानते होंगे, जिन्होंने सर जब चांदी और सोने की पीक चल रही थी, उस दौड़ में एकदम पीक पे भी लोग खरीद रहे थे। चांदी 4 लाख के भाव पर खरीदने वाले लोग भी हैं सर। सोना 1,80,000 के भाव पर भी लोगों ने खरीदा था। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, पीक से डाउन होते होते पूरा युद्ध निकल गया और 3 4 5 महीने हो गए, तो क्या अब वो दबाव लग रहा है लोगों को? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो उतने लंबे समय के इन्वेस्टर ना हो कि 2 साल 5 साल के बाद देखेंगे कुछ ने सोचा होगा उधार लेकर खरीद लिया या कैसे खरीदा, अब वो फंसते हुए खुद को पा रहे होंगे तो उन्होंने भी पैनिक सेलिंग की होगी। जरूर होंगे ऐसे लोग, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मुझे बहुत मिलते हैं, आपने ठीक कहा, हाँ। बहुत मिलते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। कुछ लोग तो मेरा मोबाइल, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर इंटरनेट पे है, आप शरद कोहली गूगल करेंगे तो मेरी पूरी जन्मपत्री सामने आ जाती है। मैं विकिपीडिया पर भी हूँ। हाँ। तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जिन्होंने कल ही मेरे पास एक फोन आया एक शख्स का कि हमने उधार लेके सोना लिया था, हाँ। ये किया था। तो पहली बात तो मैं आपके सारे फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा, कभी भी उधार लेके निवेश नहीं करना चाहिए, कभी कभी नहीं। नहीं करना चाहिए। एक जीवन में नियम बना लीजिए, कितनी ही एसेट क्लास दौड़ रही हो, हम्म। आप उसकी ग्रीड में आके उधार लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। पर अगर आपने कर दिया है, आपकी बात ठीक है, कुछ लोग इसमें फंसे हुए भी थे। 4 लाख और पे चांदी, 1,80,000 से ऊपर सोना लिया हुआ था। और अगर देखिए, अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, हम्म। यानी कि आपने अपने जरूरी पैसे वहां लगा दिए, मैं दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ, बिल्कुल। आपने ऐसा पैसा लगा दिया जो आपको चाहिए था, आपने ऐसा पैसा लगा दिया जो कहीं और शॉर्ट टर्म में जरूरत था, हम्म। फॉर द टाइम बीइंग आपने लगा दिया और अब वो जरूरत आन पड़ी, तो बिल्कुल आपको फिर पैनिक सेलिंग उसमें होती है। फिर तो आपको बेचना ही पड़ेगा, आपके सामने चॉइस ही कोई नहीं है, और बहुत निराश होकर बेचना पड़ता है, क्योंकि घाटा, खासकर चांदी में तो बहुत बड़ा घाटा हुआ होगा। आधी कीमत बिल्कुल। रह गई, हम्म। कहाँ 4 लाख और कहाँ 2 लाख से थोड़ा ही ऊपर इस समय हम चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा घाटा हुआ होगा चांदी में। इसीलिए मैं शुरू में ये भी बोलता था, आपको याद होगा विक्रांत, के जब सोने और चांदी के बीच में आपके पहले कुछ महीने पहले मेरे से सवाल आते थे कि सोने चांदी में बेहतर क्या, मैंने कहा चांदी मुनाफा भी ज्यादा देगी और चांदी घाटा भी ज्यादा देगी। मेरे पिछले वीडियो आप निकाल के बिल्कुल। देख बिल्कुल सकते हैं, जब आपने कई बार करेक्शन आई बोला तो। सर। हाँ। और मैंने कहा था चांदी चंचल है, तो चांदी में लोगों ने ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा घाटा लोगों ने चांदी में खाया है, जहां तक मेरा अंदाजा है। अगर ऐसे लोग होंगे तो चांदी में बिल्कुल। बहुत बुरी तरह फंसे होंगे। तो मैं आगे देखिए, जो आपने कर दिया इसमें तो, अब जो हो गया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। पर अभी तक जिन्होंने नहीं बेचा, मैं उनको सलाह दूंगा कि अगर आपने नहीं बेचा और अगर आप उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं तो कृपया, घाटे में बेचना तो बनता नहीं है। हम्म। निवेश की सलाह, निवेश से निकलने की सलाह आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिए। हम और विक्रांत एक एनालिसिस कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति का, कि अगर मान लीजिए मैं होता तो मैं घाटे में उसको कभी नहीं बेचता, फिर मैं इसको लंबे वक्त के लिए होल्ड करके रख देता। देखिए, पहली गलती तो ये हुई विक्रांत, हाँ बिल्कुल हो कि गई। हाँ। चढ़ते में आपने लिया, जबकि जो मेरा नियम है, जब उसको इसको हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। हम्म। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच का मतलब होता है, इसको आप अपने आज थंबनेल में दीजिएगा, हम्म। क्या है गोल्ड सिल्वर में कॉन्ट्रेरियन अप्रोच।
हाँ। तो मतलब जब जो सब कर रहे हो आप उसका उल्टा करिए। हाँ। सब खरीद रहे हैं, आप बेचना शुरू कर दीजिए। सब बेच रहे हैं, आप खरीदना शुरू। इस समय सब बेच रहे हैं, हाँ। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जब सब बिल्कुल बेच सही रहे बात। हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अगर जो जो एनालिसिस किया जा रहा है समय समय पर आपके चैनल पर, मेरे शरद कोहली ऑफिशियल चैनल पर, कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज इसके बारे में बोल रही हैं, प्रिडिक्शंस कर रही हैं, सेंट्रल बैंक्स जो हरकत कर रहे हैं, जो ट्रेंड है, उन सबको देखते हुए आपको स्वयं उसमें से संकेत मिल जाएगा। पर मुझे बहुत, हम उनके साथ पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन लोगों को अगर घाटा हुआ है। पर आइंदा से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये नियम गिरती हुई छुरी को पकड़ने से हाथ कट जाता है। हम्म। ये नियम निवेश में लागू नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। और स्वर सोने के बारे में तो अक्सर कहा ही जाता है, हमारे तो परिवारों में, सबके परिवारों में, कि दादा खरीदे और पोता बढ़ते। तो सोना तो रखा ही जाता था परिवारों में। लेकिन मैं नहीं, अब मैं हाँ। क्षमा क्षमा चाहूंगा। देखिए, दादा खरीदे पोता वर्ते की तो अब जो जनरेशन है, क्षमा चाहूंगा आपको टोक हाँ रहा हूँ, बिल्कुल वो फर्क आ दादा जाता है। खरीदे पोता हाँ। वर्ते की मुझे लगता है उस जनरेशन से हम निकल चुके हैं। हाँ। वो अब एक पुरानी बात हो गई। आप किसी भी चीज पे अगर दादा खरीदे, मोबाइल फोन पे ले लीजिए, दादा खरीदे हाँ। पोता वर्ते, तो हाँ। वो तो आपका मोबाइल फोन 2 साल में 3 साल में आउटडेट हो जाता है। गाड़ी का ले लीजिए, दादा खरीदे पोता वर्ते, मुझे लगता है वो युग अब नहीं, जा मैं चुका है। उससे एक और चीज जोड़ रहा था सर, कि मेरे पास जिन दिनों चांदी 4 लाख के करीब भाग रही थी और ऊपर चढ़ती जा रही थी, एक दो अपने करीबी दोस्तों के फोन आए कि यार मेरे लिए आधा किलो चांदी ला देना, 1 किलो चांदी ला देना। उन्होंने कभी जीवन में फिजिकल चांदी नहीं खरीदी। मैंने कहा आप क्या करेंगे? बोले बड़ी तेजी से भाग रहा है, 1 महीने बाद बेच देंगे। तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं लेके आ पाऊंगा, क्योंकि चांदनी चौक जाना, खरीदना, लाना, ये बड़ा झंझट का काम है, ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप समझिए कि उस समय जो आदमी चांदी में निवेश नहीं भी करता था, वो सोच रहा था कि 1 महीने बाद बेच दूंगा, और 1 महीने बाद तो जो हुआ वो सबने देखा ही। मुझे लगता है आपके उस ना करने को आज वो दुआ हाँ। दे रहे होंगे कि विक्रांत ने हमारे साथ दोस्ती निभाई नहीं। पर पर पूछे तो सचमुच में दोस्ती विक्रांत ने ही हाँ। निभाई। हाँ। क्योंकि अगर आप ले आते हाँ। उस भाव पर, देखिए ये हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी कोई एसेट क्लास इस प्रकार से भागेगी, हाँ। तो पहली बात कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगेगा हाँ। और वो रिवर्स गियर मारेगी मारेगी, उसमें करेक्शन आएगी आएगी। ये हमेशा के लिए एक नियम बना लीजिए। हम्म। इसीलिए आपको याद होगा, आपके एक अन्य वीडियो मैंने कहा था कि इन्वेस्टिंग, और मैंने अपने चैनल पे भी बात हो कि इन्वेस्टिंग में इमोशंस जो हैं हाँ। वो नहीं काम करने हाँ। चाहिए। इन्वेस्टिंग और इमोशन दो अलग अलग चीजें हैं। ये इमोशन है, हम्म। भाग रही है ले लो भैया, फिर मौका निकल जाएगा वगैरह वगैरह। तो इमोशंस में आके कभी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसिप्लिन काम करता है, वहां पर बिल्कुल। इमोशंस काम नहीं करती हैं। हम्म। और बहुत ही धैर्य चाहिए होता है, बहुत दिमाग को ठहरा हुआ दिमाग चाहिए होता है। ठहरे हुए से मेरा मतलब ये नहीं हम्म। कि दिमाग भागना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे। ठहरे हुए से मतलब आपकी थिंकिंग में एक ठहराव होना चाहिए। आप इमोशंस में, क्योंकि मेरे पास जो लोग मैसेज भेजते हैं, जो लोग बात करते हैं, बहुत उनकी आवाज में हम्म। कई बार तो बहुत डेस्परेशन साउंड करता है कि हमने उस टाइम ली थी, और कहाँ से मेरा नंबर ढूंढ ढांड के हमने उस टाइम ली थी। और मैं उस समय बोलता था, मैंने हाँ। कई पॉडकास्ट में, जिस समय 27-26 जनवरी तक ये सोना और चांदी अपने पीक पर गए, मैंने एक पॉडकास्ट मुझे याद है जनवरी में करी, मैंने उसमें बोला 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी को ये अपनी चरम सीमा पर था हम्म। और 4 लाख के आसपास जा रहा था। मैंने उस समय बोला, चांदी की बात कर रहा हूँ, सोना 1,80,000 के आसपास हाँ। पहुंच चुका था लगभग। तो मेरे पॉडकास्ट में मुझे एक पॉडकास्टर ने इस पे सवाल कर दिया, बल्कि किसी ने कमेंट डाला उस पे ट्रोल करते हुए, हाँ। कि आप कहते हैं जी 20% सोने चांदी में एलोकेट हाँ। करो, ठीक है, आज सोना जो है कितने 60% बढ़ गया है 1 साल के अंदर, कुछ महीनों में चांदी 100-150% बढ़ गई है, हाँ। 200% बढ़ गई है, आप कह रहे हैं 20% निवेश करो। आप किस प्रकार की ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं? मैंने कहा 200 छोड़ 400% बढ़ जाए, हाँ। मैं तब भी आपको नहीं कहूंगा टू पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। हम्म। आज वही लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि हाँ। आपने जो सलाह दी थी वो ठीक थी, और वो मेरे से पूछते थे आप क्यों ऐसा कहते हैं। मैंने कहा कोई भी एक एसेट क्लास पिलर कोलैप्स कर सकता है। तो हाँ। आपके स्तंभ है ना, 4-5 हमने खड़े किए, फिक्स डिपॉजिट है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट है, सोना चांदी। तो एक दो पिलर हिल भी गए तो तो बिल्डिंग बाकी। पांच छह पिलर्स पे खड़ी है। हाँ। एक दो हिल भी जाते हैं तो बिल्डिंग संभली रहेगी। आप एक ही पिलर पे आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, कल को अगर वो उस पर नुकसान हो गया तो फिर तो बिल्डिंग ढह सकती है, और बहुत लोगों के साथ ये हुआ है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आगे के लिए भी मैं लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि आपको निवेश जो है बहुत ही संयम बरत के करना चाहिए।
चलो सर, हम लोग वैसे तो रोज ही लगभग बात करते हैं सोने चांदी में क्या होगा, लेकिन अब जो एक बात जिस पर सोशल मीडिया में चर्चा बड़ी भयानक छिड़ी हुई है, हालांकि आप कह रहे हैं कि उसकी उम्मीद कम है, लेकिन बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है कि इसी साल में 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो अगर ये जो संभावना है, अगर ये सच हुई, तो इसका मतलब तो सोने पर बड़ा दबाव रह सकता है। और जिस तरीके से सोने पर दबाव बना हुआ है, ये शायद इसी आशंका ने ज्यादा बड़ा दबाव अभी तक बनाया हुआ है। जी हाँ, आशंका की वजह से ही बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमेक्स में आ रहे हैं। आपको मैंने इस बात का जिक्र किया था। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस साल में 3 बार बढ़ सकती है। ये मात्र एक स्पेकुलेशन है, हम्म। और उसकी बहुत आसान वजह है। हम्म। मेरे लिए कोई मतलब इसको समझाना रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। उसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। वो होने ही नहीं देंगे ऐसा, हम्म। सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। वो इंटरेस्ट बढ़ाने के बिजनेसमैन है, हाँ। पैसा महंगा होने के बिल्कुल खिलाफ है। और आपको शायद ये मालूम नहीं है कि जो ट्रम्प एम्पायर है, बिजनेस एम्पायर है, हाँ। जिसमें होटल्स हैं, रियल एस्टेट हैं, गोल्फ कोर्स हैं, ये सब हैं। ये जब स्टार्ट हुआ था बढ़ना, तो ये सारा लोन लेके स्टार्ट हुआ था। इसमें आईपीओ वगैरह तो बाद में आया था ट्रम्प हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें पब्लिक मतलब स्टॉक्स में बाद में गए थे। पहले उन्होंने एक ट्रेडिशनल जैसे बिजनेस शुरू होता है बैंक से उधार लेके, वैसे हुआ था। तो उनको महंगे पैसे से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है ये उनको अच्छे से मालूम है, और वो भरपूर प्रयास करेंगे विक्रम, हम्म। भरपूर प्रयास करेंगे। किसी भी तरह, किसी भी तरह ये महंगाई नियंत्रण में आए। हम्म। कोई भी नेता, इस प्रकार का नेता जिसको अपनी कुर्सी से विशेष प्रेम हो, प्रेम तो सभी हाँ, नेताओं को होता है, लेकिन सत्ता उनका में कौन सा विशेष है। ऐसा नेता नहीं है। हाँ। उनका विशेष प्रेम है। एक हाँ। तो प्रेम तो सब दुनिया के सभी नेताओं को है, पर ये एक ऐसे नेता है जिनका बहुत स्पेशल अट्रैक्शन है अपनी चेयर की तरफ। हाँ। कभी भी ये ऐसा होने नहीं देंगे। तो मैं देखिए, मैं जो आशंका कॉमिक्स पे लगाई जा रही है, मैं उन आशंकाओं को हवा दूं, ये हाँ। कह के कि जी नहीं वो ठीक कह रहा है फेड। क्योंकि मुझे कतई नहीं लगता है डोनाल्ड ट्रंप पे मैंने शायद फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, स्टॉक मार्केट पे रिसर्च मेरी पीछे रह गई है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप पे रिसर्च बड़ी जबरदस्त हो गई है। हाँ। पिछले पिछले 1 साल में शायद मैंने किसी व्यक्ति पे कभी इतनी रिसर्च नहीं करी। आज तक मैं सैद्धांतिक रूप से रिसर्च करता रहा, और मैंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट भी करी, सारी सिद्धांत पे आधारित थी। हाँ। पर ये एक व्यक्ति, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति उठाया जिसके मैंने दिमाग पर इतनी रिसर्च करी, जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट करता है किसी को दिमाग में, आपको लैब में लाके एक्सपेरिमेंट करता है। बिल्कुल नहीं हो सकता ये विक्रांत, बिल्कुल संभावना बिल्कुल नहीं है। तो हाँ। इस कारण से घबरा, अगर महंगाई बढ़ भी गई अमेरिका में, जो बढ़ हाँ। तो रही है, बढ़ तो रही है। तो भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने, अरे जेरोम पावल को गालियां पड़ चुकी हैं इस काम हाँ। के लिए। रेट ना घटाने की गालियां पड़ चुकी हैं। हम्म। आपको याद होगा, आप ही के चैनल पे बोला था। बिल्कुल। मई, आप उनसे पहले की जो फेड की मीटिंग्स थी, मई से पहले मार्च में थी, मार्च से पहले जनवरी में थी, जनवरी से पहले नवंबर में थी। इन 3-4 मीटिंग्स में लगातार उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा था कि रेट क्यों नहीं घटाते हैं, रेट क्यों नहीं हाँ। घटाते हैं, रेट क्यों नहीं घटाते हैं, इनको घटाना चाहिए, मैं इनको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सवाल ही नहीं उठता। वो भी केविन वॉश, अरे भूल हाँ। जाइए, नो वे। बिल्कुल सर, आपने कहा, लेकिन ट्रम्प साहब हैं इस तरह के आदमी ना कि जितने भी आप लोग जो बात बताते हैं, चार्ट्स को देख के, टेक्निकल एनालिसिस को करके, तमाम खबरों को देखकर एनालिसिस करते हैं कि क्या रहने वाला है। लेकिन जो बात आपने कही कि ट्रम्प के दिमाग को तो नहीं समझ सकता कोई कि अगले पल वो क्या करेंगे, तो सारी टेक्निकल ज्ञान, सारी जानकारियां, वो सब एक तरफ रखी रह जाती हैं, और ट्रम्प साहब जो करते हैं उसका असर सोने चांदी नहीं, तमाम चीजों पर पड़ वो जाता है। वो बात आपकी ठीक है। हाँ। पर ये जो ब्याज बढ़ाना है, हाँ। ये क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन, देखिए उनके निर्णय, डील, हर चीज में डील वर्ड होता है। हाँ। ये एक बिजनेसमैन की मानसिकता को जतलाता है। तो बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि ब्याज की दरें बढ़ें, कभी भी नहीं चाहेगा। हम्म। बल्कि मैं यूं कहूंगा, आप इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, हाँ। अगर शायद ट्रंप की जगह कोई और राष्ट्रपति होते इस समय, हाँ। और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स अमेरिका से आ रहे हैं, तो हाँ। जरूर इंटरेस्ट रेट बढ़ते। हम्म। कोई और तो चारा मैं ही नहीं इसमें था। कहीं, हाँ। इसमें हाँ। फॉर अ चेंज कुछ सोने चांदी वालों के लिए, आगे के लिए कुछ अच्छाई इसमें दिखाई देती। हाँ। लेकिन सर, ये कब तक, ये जो अनिश्चितता है, ये कब तक यानी सोने चांदी की बनी रहेगी? जब तक ये फेड की पूरा क्लियर नहीं हो जाता, उसके बाद ही अब नहीं आगे नहीं, क्या? नहीं, फेड का क्लियर हो जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हम्म। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने जो हैं, ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए, और क्योंकि हाँ। सोना चांदी की कीमत वहीं से तय होती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है,
ये हाँ। पूरी कोशिश करेंगे जितने भी एडवर्स इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, हम्म। जितने भी मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, हाँ, नहीं, एडवर्स को अरे हिंदी में क्या कहते हैं आप बेहतर जानते हैं। जी, आप एडवर्स को जितने भी प्रतिकूल। हाँ प्रतिकूल, सही, हाँ धन्यवाद। जी। जितने भी प्रतिकूल आर्थिक पैमाने हैं, हाँ। उन उन पैमानों को ये पूरी कोशिश करेंगे ठीक करने की, क्योंकि अमेरिका अमेरिका की जो जनता है ना विक्रांत, हाँ। वो एक तो सारी लिटरेट है, ज्यादातर पढ़ी हाँ। लिखी जनता है। हाँ। अच्छा, लिटरेट ही नहीं है, अमेरिका की जनता फाइनेंशियली और हाँ। इकोनॉमिकली लिटरेट भी है। हम्म। 65% लोग तो अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। नैस्डैक हो गया, S&P हो गया, डाउ हो गया, 3 इंडाइस है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बात करूं या नैस्डैक, जो 2 एक्सचेंजेस हैं, हम्म। नैस्डैक और NYSE में वो इन्वेस्ट करते हैं। 65% आबादी, सोचिए अगर अगर इस समय 35 करोड़ अमेरिका की आबादी है, तो कितनी बड़ी मात्रा में लोग वहां पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट में वही व्यक्ति निवेश करेगा जिसके अंदर बेसिक फाइनेंशियल हाँ। और कुछ हद तक इकोनॉमिक बिल्कुल। लिटरेसी है, हाँ। जिसको हम वित्तीय और आर्थिक साक्षरता कहते हैं। तो वहां की जो जनता है वो बहुत ही इस मामले में साक्षर है। हम्म। तो कोई भी जब आप इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, तो वो जनता उसका एनालिसिस करने में, उसका इम्पैक्ट जानने में, यानी कि उसका प्रभाव जानने में देर नहीं लगाती है। हम्म। और ये डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से जानते हैं। हम्म। तो इसलिए वो कोई ऐसा काम अब नहीं करेंगे, और इनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में इनकी मेजोरिटी चली जाएगी। हम्म। ये हार गए तो, मैं हार गए तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक हो नहीं जाता, देखिए कुछ भी हो सकता है। हालांकि हारने के चांस पूरे हाँ। पूरे लग रहे हैं, पर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे आने वाले 4, अब हाँ, मुझे लग उसमें रहा है तो ये जो सब कुछ आने वाले टिका हुआ है 4 सर महीने उसी हैं, पर। हाँ। आने वाले 4 महीनों में इनका फोकस पूरी तरह से, हम्म। जहां तक मुझे अंदाज, बीच बीच में टैरिफ की, ईरान की बातें चलती रहेंगी, हम्म। पर पूरी तरह से इनका फोकस रहेगा इलेक्शंस के ऊपर। क्योंकि नाउ और नेवर, अगर अब 4 महीने में काम नहीं किया तो फिर कब? अभी तक पहले टैरिफ्स में लगे रहे, उसके बाद ईरान में लगे रहे, जो हम्म। भी करते रहे वो भी, अब उनके दिमाग में इलेक्शन थे, ईरान और टैरिफ दोनों के पीछे। पर लोगों ने को बहुत ज्यादा समर्थन तो दिया नहीं है। तो हम्म। इनको लगा जो दोनों मैंने पैंतरे चले थे, पहले टैरिफ वाला चला, उसके बाद मैंने ईरान वाला चला, वो लोगों के बीच में ये दोनों मुद्दे लोकप्रिय नहीं हो पाए, हम्म। बल्कि ये बैकफायर कर गए। बिल्कुल। इससे तो उल्टा हो गया, महंगाई बढ़ गई, लोग अमेरिका का ईरान के ऊपर अटैक के खिलाफ हो गए। हम्म। तो इसलिए अब कम से कम वो आर्थिक रूप से संभालना चाहेंगे। और मैंने आपको पहले याद है, 2-3 वीडियो में पहले मैं लगातार बोल रहा हूँ कि टैरिफ का मामला लगभग समाप्त हो चुका है सेक्शन 301 में। सेक्शन 122 के अंतर्गत इन्होंने जो टैरिफ अभी लगाए हैं, ये बाय द वे जो सेक्शन में बोल रहा हूँ, यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के ये सेक्शन है। 122 के अंदर इन्होंने बेसलाइन टैरिफ लगा रखा है, जो 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। दूसरा सेक्शन 301 के अंतर्गत जो ये बार बार धमकी देते रहते हैं देशों को, भारत भी उन्हीं में से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। वो कुछ टैरिफ का ये करेंगे, पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ईरान के लिए भी शांत रहेंगे, एंड ही विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन इकोनॉमी, मोर ही विल लुक मोर इनवर्ड्स, यानी कि इनटू हिज ओन कंट्री, हम्म। रादर देन लेटिंग हिज अप्रूवल रेटिंग फॉल, मतलब अपनी अप्रूवल रेटिंग को और ये ज्यादा घटाएंगे नहीं, हम्म। ऐसा मुझे नजर आता है। अब बाकी देखिए, जहां तक मैं ट्रम्प को समझाऊं, बाकी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, ट्रम्प को जितना ज्यादा समझा जाए सर, उतना समझ में आता है कि उन्हें समझना नामुमकिन हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या खूबी है, क्या खूबी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सर, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो मच।